नमस्कार। 5 मई 2026 को जो है वो एचपीआरसी ने स्टाफ नर्स का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया था। असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्जैक्टली ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था 5 मई 2026 को। इसी पेपर को जो है आज हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ये जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स का पेपर था ये अलग अलग शिफ्टों में हुआ था। 4 मई वाला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 5 मई वाला डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर लिंक कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है तब भी आप उसको सही कर सकें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, परंतु अभी देखिए जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जो है वो जुड़ रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी पटवारी की टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज में जो है वो जुड़ रहे हैं। ध्यान रखें कि अभी टेलीग्राम के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो बैन लगाया है। जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता, शायद 22 तारीख तक है ये बैन, तो तब तक के लिए आपको जो है वो ईमेल्स आएंगी। जो भी टेस्ट शीट्स होगी उसकी ईमेल आएगी, उसके बारे में ईमेल में आपको जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो अपना ईमेल चेक कर लें, खासकर कि जो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स के बच्चे हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के पेपर अभी चले हुए हैं और उसके बाद पेपर 1 वाले और बाकी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी का तो अभी शेड्यूल आया नहीं है, तो उनको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का शेड्यूल नहीं आया है, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टेलीग्राम फिर से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही जो है वो अपडेट्स जो है वो कंटिन्यू टेलीग्राम पर ही आपको मिलेंगी। अगर इन केस टेलीग्राम स्टार्ट नहीं होता तो मैंने पहले भी बताया है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएंगे, आपको ईमेल उनके लिंक कर दिए जाएंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जब तक के लिए बैन लगाया है एक बार तब तक के लिए देख लेते हैं कि तब तक क्या होता है, तब तक हम आपको ईमेल्स में अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, अंडर द हिम कुक्कुट पालन योजना ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट सब्सिडी assistance for eligible beneficiaries is approximately what percentage of the total capital investment। तो सरकार के द्वारा बोलते हैं जो ये हिम कुक्कुट पालन योजना चलाई गई है, इसमें जो पात्र लाभार्थी हैं उनको सरकारी सब्सिडी जो मिलती है वो उनकी जो कुल पूंजी निवेश होता है उसमें कितना प्रतिशत जो है वो मिलती है। तो ये हिम कुक्कुट योजना के तहत 60% सब्सिडी जो है वो मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मिशन अलाइड में भी हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 45 लाख रुपया जो है वो एलोकेट जो है उस स्कीम के तहत किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ईच बेनिफिशियरी रिसीव्स द 300 डेज ओल्ड ब्रॉयलर चिक्स अलॉन्ग विद फीडर एंड ड्रिंकर। तो ठीक है, जितने भी बेनिफिशरीज होंगे उनको 3000 दिन पुराने ब्रॉयलर चिक्स जो है उनकी उनके फीडर और ड्रिंकर के साथ जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये इस योजना में जो है वो बताया गया है। और अगर पूछा जाए कि दिसंबर 2025 तक कितने बेनिफिशरीज जो हैं वो इस योजना के तहत हैं, तो अप टू दिसंबर 2025 11 बेनिफिशरीज हैव बीन सिलेक्टेड। 11 बेनिफिशरीज जो हैं वो इस योजना के तहत सिलेक्ट किए गए हैं। खासकर पेपर 1 वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें कि कितने बेनिफिशरीज जो हैं वो इसके तहत हैं, क्योंकि पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्लस्टर, वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फार्मा हब, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्लस्टर है, ये एशिया का लार्जेस्ट फार्मा हब है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हब आपको पता है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम हिमाचल के इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो आते हैं, जैसे कि चंबा घाट आता है, ये भी सोलन में जो है वो आता है। मामलिक इंडस्ट्रियल एरिया आता है, ये भी जो है वो सोलन में आता है। वाकना घाट का आपको पता है सोलन में आता है। लोधी माजरा एक आता है, ये भी सोलन में जो है वो आता है। और काथा भटोली कला आता है, ये भी सोलन में जो है वो आता है। और एक टाहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया आता है, गगरेट आता है, महतपुर आता है, ये जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आते हैं। ये पता होना चाहिए कि ये ऊना के इंडस्ट्रियल हब जो है वो है। काला अम्ब कहाँ पर आता है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो आता है। नगरोटा बगवां हो गया, नगरोटा बगवां और संसारपुर टेरेस, इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कांगड़ा में जो है वो आते हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक हिमाचल में जो है वो बल्क ड्रग पार्क की भी जो है वो बात हमेशा की जाती है। तो ये जो बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये ऊना के हरोली में जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, बल्क ड्रग पार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं
बोलते हैं डलहौजी विच वाज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश इन 1966 वाज अर्लियर पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो हमने ये बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है कि डलहौजी जो है वो 1966 से पहले जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो भाग हुआ करता था। तो हमने पढ़ा है कि गुरदासपुर का ये भाग जो था वो हुआ करता था, गुरदासपुर। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें कि डलहौजी अभी तो जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है, परंतु 1966 से पहले ये गुरदासपुर का भाग हुआ करता। 1966 में जब पंजाब के एरियाज ट्रांसफ़र किए गए हिमाचल को, तो ये डलहौजी भी उनमें से एक था। बाद में चलकर डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, फिर चंबा एक अलग से डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट की जब बात हो ही रही है तो चंबा जो है वो 6522 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का कवर करता है, जो कि 11.71% जो है वो बनता है। ठीक है, चंबा की जो डेंसिटी आती है वो चंबा की डेंसिटी जो है वो 80 आती है, और पूरे हिमाचल की जो डेंसिटी है वो 123 है। ठीक है, सबसे कम डेंसिटी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की आती है, 2 सबसे कम लाहौल डेंसिटी जो है लाहौल की आती है। जैसे चंबा की जो है वो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 80 है, वैसे ही कुल्लू की जो डेंसिटी है वो भी 80 ही जो है वो है। तो चंबा और कुल्लू की एक साथ याद रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पार्ट ऑफ हिमाचल रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल ड्यू टू बीइंग सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स। तो हाई माउंटेन से घिरे होने के कारण जो है वो इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर कम बारिश जो है वो होती है। तो सबसे कम बारिश इनमें से जो है वो कहां पर होती है, वो स्पीति में जो है वो सबसे कम बारिश होती है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश हिमाचल में पूछी जाए तो वो कहाँ पर होती है, वो आपने ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बारिश जो होती है वो धर्मशाला में जो है वो होती है। अब स्पीति की यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं, तो स्पीति के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। क्या क्या आपको जो है वो स्पीति के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। एक तो आपको स्पीति के बारे में ये पता होना चाहिए कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो स्पीति को जो है वो मणियों की भूमि भी जो है वो बोला जाता है। स्पीति लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलोंग आता है। स्पीति का जो अकेला, अगर हम स्पीति वैली की ही बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो काजा में जो है वो आता है। ठीक है, काजा में इसका हेडक्वार्टर आता है, तो ये याद रह जाएगा स्पीति के बारे में। लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट आता है, लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी भी कहा गया था। तो ग्लेशियर की घाटी इसको एंड्रयू विल्सन के द्वारा कहा गया था 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कंडक्ट अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्रशासनिक निकाय हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय प्रशासन का संचालन जो है वो करता है। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कंडक्ट करती है, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। ऑप्शंस भी देखते आप तब भी एलिमिनेट कर देते हैं आराम से। पंचायत नहीं आएगी जब अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात की जा रही है, ग्राम सभा नहीं आएगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी नहीं आएगी, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही जो है वो आएगी। अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो है वो बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो कितनी है। तो टोटल 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस यहाँ पर आती है। इन 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे पुरानी शिमला जो है वो आती है। शिमला के बाद धर्मशाला बनी, फिर मंडी, सोलन, पालमपुर, हमीरपुर, ऊना, बद्दी, ये जो है वो टोटल 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो आती हैं। तो कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन फरवरी 2026 यूनियन मिनिस्टर श्री अश्वनी वैष्णव लॉन्च्ड 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप एट क्वालकॉम इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि फरवरी 2026 में बोलते हैं केंद्रीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने जो है वो क्वालकॉम में जो है वो 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया। ये कौन से शहर में जो है वो किया गया, तो ये बेंगलुरु शहर में जो है वो किया गया। अगर ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो संभावना यही है कि एज सच जो है वो पूछ लिया जाए, तो एज सच इसको ध्यान भी रखें। आगे बोलते हैं इन नवंबर 2025 विच कंट्री अनाउंस द न्यू नेचुरल गैस डिस्कवरी इन बदर 15 एरिया ऑन द वेस्टर्न डिजर्ट। तो नवंबर 2025 में किस देश ने पश्चिमी रेगिस्तान के बदर 15 क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा जो है वो की है। तो प्राकृतिक गैस के जो है वो यहाँ पर भंडार, या फिर यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस की खोज यहाँ पर जो है वो हुई है। ये कहाँ पर हुई है, तो ये जो है वो हुई है इजिप्ट में। इजिप्ट में हुई है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब इजिप्ट की बात हम कर रहे हैं तो इजिप्ट, इंडिया और इजिप्ट जो है वो एक्सरसाइज भी करता है।
इंडिया और इजिप्ट जो है वो कौन सी एक्सरसाइज जो है वो करता है, तो इंडिया और इजिप्ट जो है वो एक एक्सरसाइज है साइक्लोन कर ये एक्सरसाइज जो है वो करता है। ये साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया इजिप्ट के द्वारा जो है वो की जाती है। 2026 की बात करें तो 2026 में भी ये एक्सरसाइज जो है वो हुई। 2026 में जो है वो इसका चौथा संस्करण जो है वो हुआ, और चौथा संस्करण इसका जो है वो इजिप्ट के अंसास में जो है वो हुआ। ये आपने ध्यान रखना है, इजिप्ट में जो है वो अंसास जो है वो जगह है, अंसास रेंजर फोर्सेस मुख्यालय है यहाँ पर जो है ये हुआ अप्रैल महीने में जो था ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2025। तो नेशनल कंज्यूमर डे पहले मनाया कब जाता है, इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो ये पता आपको होना चाहिए। नेशनल कंज्यूमर डे आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर महीने में मनाया जाता है, और दिसंबर महीने की 24 तारीख को ये मनाया जाता है। तो दिसंबर 24 2025 में जब ये मनाया गया तो बोलते हैं इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम की अगर हम बात करें, थीम इसकी क्या रखी गई थी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन देखेंगे तो एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस जो है वो उसकी थीम रखी गई थी। डिजिटल न्यायालय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान, ये जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। अगर हम कंज्यूमर डे की बात जो है वो कर रहे हैं, तो जैसे नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है वैसे ही जो है वो वर्ल्ड लेवल पर जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल जो है वो मार्च के महीने में मनाया जाता है। मार्च के महीने में 15 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। अब 15 मार्च को ये मनाया गया। 15 मार्च को अगर हम बात करते हैं कि 2026 में भी ये मनाया गया होगा 15 मार्च को, तो 2026 में इसकी क्या थीम जो था वो रखी गई थी, सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी, सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स कर इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो इसकी थीम भी जो है वो आप ध्यान रखें कि इसकी थीम जो था वो क्या रखी गई थी। अच्छा, थीम आपको पता चल गई, 2026 वाला आपको पता चल गया, 2025 वाला आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन दिसंबर 2025 एट विच इंडियन लोकेशन वॉज द हरिमाऊ शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया हेल्ड। तो ये हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है वो होती है। अब बोलते हैं इंडिया और मलेशिया के बीच में ये हरिमाऊ शक्ति जो है वो होती है, तो बोलते हैं ये हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किस भारतीय स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये बीकानेर राजस्थान में जो था वो हुआ। बीकानेर राजस्थान, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, या फिर HPRC के हर एक एग्जाम में ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 35 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी पोस्टें जो है वो निकली हुई हैं। अब देखिए, जितनी भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली हुई हैं, यहाँ पर पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 होगा पूरा GK ओरिएंटेड, और पेपर 1 पास करना जरूरी है। जिन्होंने आज से पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने ना पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर जो था वो किया था। हमने लिस्टें देखी भी थी, जब रिजल्ट आता है हमने लिस्टें भी देखी थी, परंतु पेपर 1 में ना वो पॉइंट से 2 पॉइंट से 5 नंबरों से 10 नंबरों से रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि पेपर 1 को लाइटली लिया गया। तो हमने पेपर 1 को कवर करने के लिए भी अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो चलाई हुई है, और आप इस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टाइमली ज्वाइन करेंगे तो आप टाइमली जो है वो चीज़ों को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खनिज आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग जो है ये एक उदाहरण है भारत में खनिज आधारित उद्योग का। आगे बोलते हैं विच विंड सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन टू मोस्ट पार्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ फ्रॉम द जून टू सितंबर। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी पढ़ाया है कि जून से सितंबर तक के जो ग्रीष्म महीने हैं उनमें बोलते हैं भारत में जो अधिकांश हिस्सों में बारिश होती है वो किसके कारण जो है वो होती है। भारत के जो अधिकांश हिस्सों में बारिश होती है वो होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के कारण। किसके कारण? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के कारण। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन डी जो है वो
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री वाज स्टेटेड बाय विच साइंटिस्ट। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ये किस साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो दिया गया। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो ये जो है वो एंटोनी लेवोजियर के द्वारा जो था वो दिया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो एंटोनी लेवोजियर का नाम ध्यान रखना है। इनके द्वारा लगभग ये 1789 में जो था वो दिया गया था। कब दिया गया था? 1789 में लगभग इन्होंने जो था ये दिया था। आगे बोलते हैं विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो करती है? संविधान की कौन सी सूची है जो बोलते हैं डिवाइड करती है, अलग अलग शेड्यूल्स हमारे पास आते हैं पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 7th शेड्यूल जो है वो दिया गया है। 7th शेड्यूल जो है ना वो इसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर की डिवाइडेशन जो है वो की गई है। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कौन कौन से शेड्यूल याद रखने वाले हैं, कौन कौन से शेड्यूल याद रखने चाहिए और कितने शेड्यूल टोटल जो हैं वो हैं। अगर हम टोटल शेड्यूल की बात करते हैं तो टोटल शेड्यूल जो है वो 12 आ जाते हैं, और ये जो 12 शेड्यूल आते हैं ये 12 के 12 ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब 12 के 12 शेड्यूल ही आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे। पहला शेड्यूल बात करते हैं, इसमें जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। दूसरे शेड्यूल में बात की गई है सैलरीज की, जो अलाउंसेस मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स को, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर हो गया, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कैग हो गया। तीसरा शेड्यूल बात करता है जो स्पेसिफाई है फॉर्मेट ओथ इनकी जो होगी मिनिस्टर्स की, जजेस की, वो कैसे होगी। फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीट्स होती हैं उसके एलोकेशन की ये बात करता है। आगे फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो बात की गई है प्रोविजन जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा शेड्यूल्ड एरिया का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। और सिक्स्थ शेड्यूल में बात की गई है स्पेसिफाई नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे स्टेट्स की। सेवन्थ शेड्यूल में जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच में पावर की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इसमें जो है वो आता है। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात जो है वो की गई है, और नाइन्थ शेड्यूल में जो है वो बात की गई है। नाइन्थ शेड्यूल जो है वो एडिट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो ये ध्यान रखना है। इसमें बात की गई है कुछ लैंड रिफॉर्म से संबंधित मामलों की। उसके बाद 10th शेड्यूल आता है। 10th शेड्यूल में जो है वो बात की गई है, अगर हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ की उसमें जो है वो बात की गई है। 11th शेड्यूल में पंचायतों की बात की गई है। 12th शेड्यूल में जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो है वो बात की गई है। तो ये आपने जो है वो 12 के 12 शेड्यूल ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं टू अवॉइड कंपटीशन फ्रॉम गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर, अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया मेनली प्रोड्यूस्ड वट। तो बोलते हैं मैनचेस्टर से जो है वो बोलते हैं मैनचेस्टर से आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए भारत में शुरुआती सूती मिलें मुख्य रूप से किस चीज़ का उत्पादन करती थी? तो ये उत्पादन करती थी कोर्स कॉटन यार्न का, मोटा सूती धागा जो होता था इसका आयात जो था ये करती थी। आगे बोलते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एडिड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया। तो बोलते हैं कि प्रियम्बल में जो ये सोशलिस्टिक और सेकुलर वर्ड ऐड हुए, ये बोलते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो ऐड हुए हैं? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो ऐड हुए हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है इसमें सीधे तौर पर बात की गई है सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की, तो इस तरह से आता है। और अगर हम बात करते हैं एंड इसमें बात की गई है कि सिटीजन्स को सिक्योर करना है उनका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो इस तरह से ये बातें की गई हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तब तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। और इसको जो अडॉप्ट किया गया था वो 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को जो है वो किया गया था अडॉप्ट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो इनमें से डिसइन्वेस्टमेंट कौन सी है? पहले बोलते हैं बाइंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, कि निजी क्षेत्र से इक्विटी का कुछ हिस्सा खरीदना, ये जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट आती है। या फिर बाइंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम वुमेन वर्कर्स,
देखिए पहला तो बाइंग वाला गलत हो जाएगा, बाइंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम अब्रॉड ये भी गलत हो जाएगा, या फिर सेलिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू पब्लिक, तो ये जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचना, ये जो है वो आ जाएगी डिसइन्वेस्टमेंट। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश आर्मी रिकैप्चर्ड दिल्ली सिटी एंड डेसिसिवली डिफीट द रिबेल फोर्सेस, तो बोलते हैं कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस वर्ष ब्रिटिश सेना ने दिल्ली शहर पर फिर से कब्जा किया और बोलते हैं विद्रोही बलों को निर्णायक रूप से पराजित जो था वो किया था। तो आपको पता है जब यहाँ पर बात की जा रही है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो 1857 के विद्रोह की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। 1857 रिवल्ट यहाँ पर 1857 ये सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो 10 मई को मेरठ से आरंभ हो जाता है। स्टार्ट होने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने जो है वो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हिंदू मुसलमान उनके जो है वो धार्मिक भाव जो है वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो कारतूस थे इनको दांतों से खींचना पड़ता था। कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी जो था वो लगी हुई थी, तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही यहाँ से जो था वो भड़क उठे थे, तो इसलिए ये विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह जब होता है तो अलग अलग क्षेत्रों में फैलता है। दिल्ली में जो है ये स्टार्ट होता है, तो 11 मई की बात है। 11 मई 1857 को बहादुर शाह बख्त खान जो है वो इसके विद्रोही नेता थे। कानपुर में नाना साहिब तांत्या टोपे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थे, जगदीशपुर में कंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, इलाहाबाद में जो है वो लियाकत अली थे, बरेली में खान बहादुर थे, और इस तरह से जो है ये लीडर इसको लीड जो था वो कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंडियाज बैंकिंग सिस्टम एंड फॉर्मल क्रेडिट पॉलिसी, तो बोलते हैं कि भारत की बैंकिंग प्रणाली और औपचारिक ऋण नीति को विनियमित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है। देखिए इसके लिए आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उत्तरदायी है, आरबीआई जिसको आप बोलते हैं। अच्छा आरबीआई इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, इसको नेशनलाइज कब किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और प्रेजेंट टाइम में जो है वो इसके गवर्नर जो है वो कौन है, ये आप कमेंट कर कर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलते हैं द एलिमेंट फॉस्फोरस इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफन कॉल्ड द सेल एनर्जी करेंसी, तो बोलते हैं कि फॉस्फोरस तत्व किस उच्च ऊर्जा अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जिसे अक्सर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो ये एटीपी जो है वो है, एटीपी ऑप्शन बी सही आंसर है। फॉस्फोरस एटीपी जो है, फास्फोरस एटीपी उच्च ऊर्जा अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम जो है वो होता है। शायद पूरा नाम दिया गया होता तब आप एटीपी समझकर जो है वो सही कर देते। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट टोन, तो टोन के संबंध में कौन सा जो है वो सही है। बोलते हैं अ साउंड विद सिंगल फ्रीक्वेंसी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 फ्रीक्वेंसीज, या फिर इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो टोन जो है बोलते हैं अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी को, ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास जो है वो हिंदी का सेक्शन जो है वो चलता है। बोलते हैं खाइए मन भाता पहनिए जग भाता, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है। तो बोलते हैं खाइए मन भाता पहनिए जग भाता का मतलब क्या, मन और मुंह की एक रूपता बनाए रखो, या फिर भोजन और वस्त्र केवल मन को भाते हैं, या फिर दूसरों को खुश करने के लिए ही जीवन जियो, या फिर सोच अपनी आचरण जो दूसरों को रुचे। तो देखिए खाइए मन भाता पहनिए जग भाता मतलब खाओ अपने मन का, पहनो जो जग को जो है वो पसंद है। तो सोच अपनी आचरण जो दूसरों को रुचे, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम्हारा चेहरा यहाँ पर ना बहुत होगा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था, परंतु उसको खुद ही यहाँ पर पहले ही भर दिया गया है, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आसान था। आगे बोलते हैं रोगी डैश पानी नहीं पिया जाता, तो रोगी से पानी नहीं पिया जाता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। यह फूल बहुत कोमल है, कोमल यहाँ पर अंडरलाइन है, तो कोमल के लिए जो कोमल का आपको जो है वो
पर्यायवाची शब्द जो है वो बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कोमल का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है, तो कोमल के पर्यायवाची क्या ख्याति होता है, क्या कपटी जो है वो होता है, क्या माया होता है, ये नाजुक होता है। तो कोमल आपको पता है नाजुक इसका पर्यायवाची होगा। कोमल के जो और भी पर्यायवाची होते हैं नाजुक के अलावा, वो नरम होता है, मुलायम होता है, मृदु भी जो है वो कोमल का पर्यायवाची जो है वो होता है। तो ये 3-4 पर्यायवाची जो है वो इसके ध्यान रखें। आगे बोलते हैं वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। हम सबको अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो सुरक्षित यहाँ पर आपको पता है ये जो है वो गलत दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करें अगर कि सुरक्षित जो है वो कैसे लिखा जाता है, तो सुरक्षित की बात अगर हम हिंदी में कर रहे हैं तो सुरक्षित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सुरक्षित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन सा शब्द कैसे जो है वो लिखा जाता है। आगे बोलते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन है हमारे पास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। बोलते हैं यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वो फ्रॉम को अंडरलाइन किया गया है। तो बोलते हैं इन द 17th century टी गेन्ड पॉपुलरिटी फ्रॉम यूरोप थ्रू एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स। तो बोलते हैं कि इन द 17th century टी गेन्ड पॉपुलरिटी इन यूरोप हो जाएगा, इन यूरोप। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे एंटोनियम जो है वो आपको बताना है। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड की अगर हम बात करें कि अंडरलाइन जो है वो क्या किया गया है, तो यहाँ पर बोलते हैं द कंपनी डिसाइडेड टू टर्मिनेट हिज एम्प्लॉय ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो है टर्मिनेट। टर्मिनेट जो है वो अंडरलाइन वर्ड है। टर्मिनेट का जो एंटोनियम होगा, एंटोनियम मतलब इसका अपोजिट मीनिंग, क्या रिटेन होगा या इवेल्युएट होगा, डिसमिस होगा या फिर पोस्टपोन होगा। देखिए इवेल्युएट तो नहीं होगा, डिसमिस भी नहीं होगा, डिसमिस तो साइनोनियम टाइप में आ गया, पोस्टपोन भी नहीं होगा, तो रिटेन बनाए रखना होगा इसका। टर्मिनेट हटा देना और रिटेन बनाए रखना। आगे बोलते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो बोलते हैं द एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट एंड एक्शन टू अचीव व्हाट यू वांट टू डू। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको विल पावर जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं चूज द मोस्ट सुटेबल इडियम फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड टू रिप्लेस द सेगमेंट विदाउट अल्टरिंग द सब्जेक्ट मीनिंग। तो बोलते हैं द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रिवील्ड द ट्रू ऑफन अनप्लीजेंट फैक्ट अबाउट कॉरपोरेशंस इलीगल एक्टिविटीज। तो बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो आपको ईडियम जो है वो रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर जो है एक बात ध्यान रखें, अंडरलाइन किया गया है रिवील्ड द ट्रू ऑफन अनप्लीजेंट, तो इसके लिए हो जाएगा ब्लू द लीड ऑफ। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है, ब्लू द लीड ऑफ इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इफ यू वर गिवन डैश चॉइस व्हाट वुड यू चूज टू डू राइट नाउ। इफ यू वर गिवन, यहाँ पर देखिए हो जाएगा इफ यू वर गिवन अ चॉइस, अ यहाँ पर हो जाएगा, अ यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है वो दिया गया है। आगे हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो चलते हैं। तो जब अब पीडीएफ का तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि हम अभी पीडीएफ शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि टेलीग्राम पर बैन लगाया गया है नीट पेपर के चलते। तो टेलीग्राम पर बैन लगाया गया है, पीडीएफ शेयर नहीं हो रही, परंतु जिन्होंने टेस्ट शीट शेयर की है उनको ईमेल्स में लिंक जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये मैंने कल भी बताया था आपको। और जैसे ही टेलीग्राम स्टार्ट हो जाता है फिर से, तो वैसे ही जो है वो टेलीग्राम पर ये चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। परंतु इन द केस की टेलीग्राम स्टार्ट नहीं होता तो हमारा तो चैनल का व्हाट्सएप चैनल तो हमारा है ही है, परंतु जो टेस्ट शीट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से व्हाट्सएप चैनल जो है वो बना दिया जाएगा। उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो थोड़ी सी पेशेंस रखें। अब इस चीज़ के ऊपर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द विंटर सेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2025 बिगिन एट विच लोकेशन। तो बोलते हैं कि जो शीतकालीन सत्र हिमाचल विधानसभा का होता है वो कहाँ पर शुरू हुआ। तो ये आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पहले हमने स्पेशल एजुकेटर वाला पेपर डिस्कस किया था, तो स्पेशल एजुकेटर के पेपर हमने ये क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। तो फिलहाल कमेंट कर आप बता दीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंट।